आदाब इस्तकबाल नाजरीन, मैं हूं अबू हुर्रा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। 2019 इंतखाबात एक शोर शराबे के दरमियान हुए, लेकिन इस शोर के बीच अवाम ने एक बार फिर मोदी सरकार को मौका दिया। पूरे चुनाव के दौरान पीएम मोदी एतमाद से पुर नजर आए। शायद मोदी ने हवा का रुख पहले ही भांप लिया था। अपनी 3 माह की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इन्हें एहसास हो गया था कि मुल्क के अवाम चाहते क्या हैं। बीजेपी ने शुरू से ही जीत का एक टारगेट अपने सामने रखा, जिसे उसने पूरा भी किया। दूसरी जानिब कांग्रेस समेत पूरा अपोजिशन चुनाव के आखिर तक बहुत हद तक कंफ्यूजन का शिकार रहा। अपोजिशन में इत्तेहाद की कमी भी दिखी। यही वजह है कि अपोजिशन एकजुट नजर नहीं आया और शायद अपोजिशन की नाकामी की वजह से बीजेपी ने तारीखी जीत दर्ज की। लेकिन इस जीत के बाद, आवाम के इस भरोसे के बाद, कहीं ना कहीं बीजेपी और पीएम मोदी पर एक तरह से प्रेशर ज्यादा होगा, चैलेंजेस ज्यादा होंगे। आज प्राइम डिबेट में इन्हीं चैलेंजेस की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूसरी मर्तबा अपनी जमात को एक वाज़े फतेह से हमकिनार करके 5 साल की दूसरी मुद्दत के लिए मुल्क की बागडोर अपने हाथ में ले ली। 2014 के इंतखाबात में मोदी की कामयाबी में कांग्रेस पार्टी पर बदनवानी के इल्जामात का भी हाथ था, लेकिन इस मर्तबा कामयाबी अवाम की जानिब से मोदी की जात पर एतमाद का इजहार है। नरेंद्र मोदी 1971 के बाद पहले हिंदुस्तानी रहनुमा हैं जिन्होंने मुसलसल दूसरी मर्तबा किसी दूसरी जमात से इत्तिहाद के बगैर अपनी जमात को फतेह दिलाई। एक इंतहाई मुनक़सिम और तल्ख इंतखाबी मुहिम के दौरान नरेंद्र मोदी ने कौम परस्ती और तरक्की के वादों से लबरेज तकरीरों से लोगों को बआसानी बीजेपी की हिमायत पर कायल कर लिया। अक्सर तज्जियाकारों का ख्याल था कि मोदी को वोटरों को कायल करने में इन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो किसी भी बरसरे इक़्तिदार जमात को दोबारा वोट लेते हुए होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इन अंदाजों को गलत साबित कर दिया। नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार में बेरोजगारी में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, ज़राई पैदावार में शदीद कमी हुई और सनती पैदावार भी सुस्त रवि देखने में आई। नोटबंदी की वजह से अक्सर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कारोबारी दुनिया के लोग जीएसटी जैसे निजाम की शिकायत करते भी नजर आए। इन सब के बावजूद इंतखाबात के नताइज से जाहिर हो गया है कि अवाम इन चीजों का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को नहीं समझते। लगता है कि मुसलसल दूसरी मर्तबा इंतखाबात में मोदी की कामयाबी की वजह इनकी हिकमत अमली है, जिसमें इन्होंने धुआंधार कौम परस्त तकारीर, ढके छुपे अल्फाज में मजहबी तफर्रकात के पैगामात और अवामी बहबूद के प्रोग्रामों के न खत्म होने वाले प्रचार से खूब फायदा उठाया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मामलात को जिस तरह से वोटरों को अपनी जानिब मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल किया, इसकी मिसाल हिंदुस्तान की हालिया तारीख में नजर नहीं आती। दूसरी जानिब हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस और इनके हलीफ जमातों की कारकर्दगी इतनी खराब रही है कि इन्हें खिलाफ तवक्को बहुत कम नशिस्तों पर इक्तिफा करना पड़ा। ये तो वाज़ेह है कि न सिर्फ जीत बीजेपी की है, बल्कि इनकी जीत का फर्क पहले से भी ज्यादा है। बीजेपी की शानदार जीत बताती है कि अभी भी मोदी का जादू बरकरार है। दूसरी बात ये कि बीजेपी ने बड़ी तादाद में वसाइल होने का फायदा भी उठाया। ऐसे में कांग्रेस को अशद जरूरत है कि वो खुद को तब्दील करे ताकि मुस्तकबिल में बीजेपी का मुकाबला कर सके। इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने वाली जमात बनना होगा और निचली सतह पर कारकुनों और मुल्क भर में रहनुमा तैयार करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो 2014 से बड़ी जीत 2019 में बीजेपी को मिली और जाहिर सी बात है कि 2014 में जो मोदी लहर थी वो 2019 आते आते एक तरह से लहर से सुनामी में तब्दील हो गई। आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन 2014 की तरह 2019 में भी धराशायी हो गया, फेल हो गया, और वो कौन से कारनामे हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो
5 सालों बाद भी उसी तरह से बरकरार है, या यूं कहा जाए कि 2014 के मुकाबले में 2019 में वो लहर ज्यादा रही? हालांकि लहर तो नहीं दिखी, लेकिन अंडर करंट जरूर है, जिसकी वजह से यह तारीखी जीत बीजेपी को नसीब हुई। लेकिन इस जीत के बाद क्या वाकई में मोदी सरकार के सामने चैलेंजेस भी होंगे, और ये क्या कुछ चैलेंजेस होंगे, इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जैन साहब, लीडर हैं टीडीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और एडवोकेट नीलेश भोसले जी, लीडर हैं एनसीपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रतन लाल गुप्ता साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, श्रीनगर से, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कांग्रेस के लीडर भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे इस डिबेट में। जो मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं नवीन कुमार जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या बीजेपी ने, नवीन जी, सोचा था कि 2014 से बड़ी जीत 2019 में मिलेगी? क्योंकि जो लहर 2014 में देखी जा रही थी वो लहर 2019 में महसूस नहीं की जा रही थी। नवीन साहब। अबू भाई, ये बहुत से साथी लोग या अपोजिशन के लोग ये मान रहे होंगे कि शायद लहर नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि 2014 में जब हम आए जी, और 5 वर्षों में जो मोदी जी ने काम किया और एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया, उसके आधार पर हम बार बार कहते थे कि अब की बार 300 पार भाजपा और 350 एनडीए में हमारा एक लक्ष्य था। और वो लक्ष्य इस आधार पर था कि हमने हर एक वर्ग, हर एक समाज, हर एक जात, बिरादरी जिसको कहा जाए, या समुदाय, सबके लिए काम किया जी। एक विपक्ष ने एक प्रकार का नैरेटिव जरूर फैलाने की कोशिश की कि देश में बेरोजगारी 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ गई, देश में उन्होंने राफेल का नाम दिया कि उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जबकि हकीकत ये है कि दोनों ही चीजें झूठी हैं। 16 लाख से ज़्यादा ईपीएफ के लोग बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस विषय में लगातार चुनाव में कहते रहे, इसलिए वो दोहराने का मकसद नहीं है, वो अर्थ नहीं है आज के समय में। लेकिन एक सबने देखा कि किस नियति के साथ, किस नीति के साथ एनडीए सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम किया है, और वो अगर इसी प्रकार से आगे जारी रहता है तो देश का विकास बहुत तेजी से विकसित देश की तरफ बढ़ेगा। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया हो, चाहे जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम किया हो, किसानों के लिए काम किया हो, एजुकेशन सिस्टम में काम किया, मतलब सरकार ने हर वर्ग, हर क्षेत्र में काम किया। अगर अपोजिशन, जो हमारा प्रतिपक्ष के जितने हमारे साथी हैं, वो सकारात्मक राजनीति करते जी, केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, तो मैं समझता हूं कि शायद उनकी स्थिति बेहतर होती। हर कोई कहता है कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि देश में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि हम विपक्ष को वॉक ओवर दे दें कि आइए आप जीत जाइए, हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। विपक्ष को मजबूत होना है तो उसको अपनी नीति और नियति दोनों बदलनी पड़ेगी, काम करने के तरीके बदलने पड़ेंगे, पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, नेगेटिव पॉलिटिक्स को छोड़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पर उसका कहीं ना कहीं सुधार होगा। जन कल्याण के मामले में सवाल उठाते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने जन कल्याण की जगह एक ही विषय बनाया। तमाम विपक्षी दलों ने मोदी जी का विरोध, मोदी हटाओ का एक नारा। कोई ऐसा उनके पास कंक्रीट ऐसा कोई सोल्यूशन, कोई समाधान, कोई योजना नहीं थी जो जन कल्याण की हो। तो मुझे लगता है इन सब बातों को देखते हुए देश की जनता ने मोदी सरकार को दोबारा चुना और प्रचंड बहुमत से चुना। अब हमारी जिम्मेदारी भी है कि विनम्रता से हम अधिक से अधिक इतनी बड़ी जीत के बाद, इस तारीखी जीत के बाद कहीं ना कहीं आप लोग की जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। मेरे साथ इस बीच नदीम जावेद साहब, तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। नदीम जावेद साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका भी इस्तकबाल करते हैं। नदीम जावेद साहब, जो बात नवीन कुमार कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक टारगेट था, एक लक्ष्य उन्होंने बना लिया था कि कितनी सीट चाहिए, और शुरू से ही पीएम मोदी और अमित शाह अपनी हर स्पीच में कहते थे कि इस बार बीजेपी 300 के पार। लेकिन मैंने पूरे चुनाव में कहीं कांग्रेस की तरफ से किसी टारगेट मुझे सुनने में नहीं आया। नदीम साहब, देखिए, कोई टारगेट आप फिक्स कर लीजिए और उसको आप हासिल कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। जिस तरह से नतीजे आए और जो जमीनी हालात थे, सच्ची बात यह है कि हम लोग भी पिछले 1 साल से लगातार पूरे देश में घूम रहे थे, जमीन के हालात बिल्कुल अलग थे और चुनाव आते आते जो नतीजे आए वो बहुत मुख्तलिफ आए। बुनियादी सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी एक बात कही और उन्होंने यह कहा और एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, जन कल्याण।
भारतीय जनता पार्टी की यह जवाबदारी और जिम्मेदारी थी, हालांकि उसका जवाब जनता ने कुछ और दे दिया कि 2014 में आपने जो जो वायदे किए थे देश की जनता से और मुल्क की आवाम से, वो आपने कौन से वायदे पूरे किए? एक भी वायदा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में पूरा नहीं किया। 60 साल बनाम 60 महीने का आपने चुनाव लड़ा और 5 साल का जो जवाब देना था, चाहे क्यूटो बनाने से लेकर काले धन तक, उस पर हम लोग डिबेट आज कर नहीं सकते क्योंकि गुंजाइश नहीं बात करने की। बुनियादी सवाल यह है कि एक राष्ट्रवाद के नाम पर जो उग्र राष्ट्रवाद था, उस उग्र राष्ट्रवाद के नाम पर आपने एक इमोशनल और सेंटिमेंटल एक माहौल पूरे देश में खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, जनादेश है, अवाम ने फैसला किया, हम उसको तस्लीम करते हैं सर झुकाकर और हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दों की बात करेगी तो हम समझते हैं कि बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ऊपर रही, किसानों का सवाल, गरीबों का सवाल, महिलाओं का सवाल, किसी भी सवाल पर कोई जवाब नहीं था। लेकिन आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या बोला है पिछले 60 दिनों में, अमित शाह जी ने क्या बोला है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने टेलीविजन चैनल पर क्या बोला है। हां, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। साध्वी प्रज्ञा अगर लोकसभा की सम्मानित सदस्य होती है, जो नाथूराम गोडसे को सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताती है और महात्मा गांधी की शहादत का अपमान करती है, तो मैं समझता हूं कि इसको लोकतंत्र का द्रौपदीकरण कहूं और क्या कह सकता हूं। लेकिन ठीक है नदीम जावेद, आपकी तमाम बातें दुरुस्त, लेकिन फिर भी बीजेपी को यहां पर तस्लीम किया है लोगों ने, बीजेपी को दूसरा मौका दिया है, पीएम मोदी को फिर लोगों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। बिल्कुल, इस बात को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन आप याद करिए कि 2004 के लोकसभा के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 6 महीने पहले चुनाव बीजेपी ने करा दिया था, उसके बाद चली गई थी। 2009 में लोगों ने उम्मीद नहीं की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चुनकर आए थे। ऐसा लगता है कि इस मुल्क की आवाम तमाम सियासी जमातों को शायद 2-2 टर्म देना चाहती है। कांग्रेस को उन्होंने मौका दिया, इस बार भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को मौका दिया है। ये तो कोई बात नहीं, नदीम जावेद, ये कोई बात नहीं हुई, ये तो बात वैसी हुई कि जंग के मैदान में आपने एक तरह से हथियार डाल दिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आवाम ने आवाम ने इनको वोट नहीं डाला, तो बिल्कुल ये तो वैसे हो गया कि जिस तरह से आपने जंग के मैदान में हथियार डाल दिए। मेरे साथ इस बीच संजय सर्राफ साहब, एलजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय सर्राफ साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। मैं नीलेश भोसले जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या लगता है कि जिस तरह से जो अलायंस जितना मजबूत होना चाहिए था कांग्रेस के साथ, वो मजबूती कहीं ना कहीं कांग्रेस के अलायंस में नजर नहीं आई, चाहे आरजेडी की हम बात कर लें और इसी तरह से एनसीपी की बात कर लें या दूसरे जो अलायंस पार्टियां हैं, कांग्रेस में अलायंस की मजबूती की कमी दिखी? नीलेश जी। सारी क्षेत्रीय पार्टी जितनी भी है पूरे देश में, अगर उनके बारे में बात की जाए तो आपने देखा होगा दिसंबर या जनवरी में जो चुनाव हुए थे, जिसमें मध्य प्रदेश रहेगा, राजस्थान रहेगा या फिर छत्तीसगढ़ रहेगा, इन राज्यों में सारी क्षेत्रीय पार्टी या तो जो केंद्र सरकार के विरोधी पक्ष है, उन सारी पार्टियों को कांग्रेस के साथ में अच्छा वहां पे बलाबल मिला था, उनकी सत्ता वहां पे आई थी। जब वहां पे चुनाव की बात चल रही थी, वहां पे एक नारा लग रहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, बाकी लोग की खैर नहीं। मतलब क्षेत्रीय जब समझ की बात आती है तो सारे लोग अपने विषयों पे बात करना चाहते, लेकिन जब देश के चुनाव की बात आती है तो मोदी जी या बीजेपी ने एक लोगों के दिमाग में, जहन में एक जो हिंदुत्व या एंटी हिंदू माहौल, ऐसे सामाजिक बलाबल या सामाजिक चर्चाओं पे जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया, जातिवाद का बीज बोया गया। और दूसरा मुद्दा, एक इंडियन एक पाकिस्तान, मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है और हमारे देश का नेता मोदी जी वहां पे लड़ रहा है, ऐसा एक दूसरा माहौल बनाया गया। और तीसरा माहौल जो एक बनाया गया था बीजेपी की तरफ से कि हमारे तरफ से तो मोदी जी है, आपके तरफ से कौन है, जिसको हम लोग अमेरिकन स्टाइल ऑफ वर्किंग या अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी या इलेक्शन में जिस प्रकार से अमेरिका उतरती है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से यशस्वी होते हुए या उनकी तरफ से पॉजिटिव होते हुए दिखा। और इसलिए मुझे लगता है लोकतंत्र की कहीं ना कहीं थोड़े पैमाने में से ही हार हुई है, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि देश की जनता ने जिस किसी पार्टी को आज बहुमत दिया है, बीजेपी को बहुमत दिया है, तो हम देश की जनता का सम्मान करते हैं। लेकिन नीलेश जी, लोकतंत्र की हार कैसे हुई, मुझे यह समझाइए। लोकतंत्र की हार कैसे हुई? कांग्रेस या एनसीपी जीतेंगी तो लोकतंत्र जीत जाएगा, बीजेपी जीतेगी तो लोकतंत्र का हार। मुझे यह समझाइए कि लोकतंत्र की हार कैसे हुई यहां पर?
देखिए एक सिंपल लॉजिक समझ लीजिए कि भारत में जब हम रहते हैं तो भारत में एक जमहूरियत का अलग सा एक स्टाइल है काम करने का, डेमोक्रेसी का एक अलग सा स्टाइल है काम करने का, जिसमें लोग अपने अपने नुमाइंदे या अपने अपने लोकसभा के सांसद अपने अपने क्षेत्र से चुन के देते हैं। वो चुन के देने के बाद में वो लोकसभा के सारे सांसद मिलकर अपना एक नेता तय करते हैं और उस नेता को प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलता है या और कोई मंत्री बनने का अवसर मिलता है। लेकिन बीजेपी का अगर आपने वर्किंग स्टाइल देखा होगा तो बीजेपी का वर्किंग स्टाइल एकदम सिंपल और स्ट्रेटेजिकल रहा है कि जो भी है मोदी है। लोगों के प्रतिनिधि को उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने बात की तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे बात की और लोगों को कहीं ना कहीं पे अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस या अमेरिकन स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट या उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से लोकतंत्र के विपरीत जाके ठीक है। संजय सर्राफ, प्रधानमंत्री का चेहरा ये संजय सर्राफ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात निलेश कह रहे हैं कि बीजेपी में वन मैन शो वाला मामला था और पूरी जो तारीखी जीत बीजेपी ने दर्ज की है वो मोदी के नाम पर की है, क्योंकि आप सहयोगी हैं। एलजेपी जो है वो सहयोगी है बीजेपी की। क्या वाकई में एलजेपी के भी जो कैंडिडेट्स जीते हैं, क्या वो भी इस चुनाव में मोदी के चेहरे पर ही जीत कर आए? संजय सर्राफ जी, हमारा पीएम, देखिए इसमें कोई शक नहीं है। जो प्रधानमंत्री कैंडिडेट नरेंद्र मोदी जी था, मैंने यूपी में भी काम किया, मैंने बिहार में भी ग्राउंड जीरो पर काम किया। मैं हर वक्त यही कहता था कि इलेक्शन हमारा वन साइडेड है। मैं बिहार की बात अगर कहूंगा, जहां से हमने 39 सीटें लाई, महागठबंधन को भी कुछ नहीं मिला, कांग्रेस को भी कुछ नहीं मिला, जाते जाते फिर किशनगंज की एक सीट मिली। लेकिन हम प्रैक्टिकल से पर जो ग्राउंड जीरो पर रियलिटी थी, वहां हकीकत में यही रियलिटी थी, मोदिया को वोट डालेंगे, मोदिया को वोट डालेंगे। अब ये लोग आज जो मर्जी बोले, हम लोगों ने जो विकास किया, मैं इनको बता देता हूं। आप देखिए, इनको वो विकास जो गरीब गुरबात के घर में पहुंचा, जो हमारी माँ बहन बेटी थी जिसके घर में शौचालय नहीं था, जो शाम का वेट करती थी, उसके बाद वो खेत में जाती थी अपने नेशनल कॉल के लिए, आज जब उसके घर में शौचालय मिला, वो उसको एक फैसिलिटी मिली। उसके साथ में जो वहां पर गैस सिलेंडर, हमारी माँ बहन बेटी के घर में अगर गैस सिलेंडर मिला, उसको उससे फैसिलिटी मिली। उससे बड़ी बात, जहां ये मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, मुस्लिमों के लिए रिसर्च किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के गवर्नमेंट ने, जिस माध्यम से इंस्टीट्यूट से ये हो गया, जिसने क्लियर कर दिया कि पूरे देश में अगर मुस्लिम है, ये दलित से भी ज्यादा कमजोर है, जिसको कांग्रेस की पार्टी ने पिछले 50 साल से रखा है। अगर उसके ऊपर रिसर्च किया गया, वहां देखा गया 95% मुस्लिम्स जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वो लोग 1000 रुपए लोन लेते थे लाला से, 1000 रुपए के बाद डेली उसका 100 रुपए भरते थे, महीने में 3000 भरने के बाद वो 1000 उतरता नहीं था। मोदी जी ने उसका अकाउंट खुलवा दिया। अकाउंट खुलवाने के बाद में मुद्रा लोन के माध्यम से उसको 5000 10,000 रुपए दिया। वो 5 और 10,000 से आज वो अपना सेल्फ एम्प्लॉय होके उसने एम्प्लॉयर बना, उसने अपने साथ में और 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दी। जब वो मतलब मोदी सरकार की जो स्कीमें हैं वो इस चुनाव में एक तरह से काम कर गई। नदीम जावेद जी, नदीम जावेद साहब, क्या वाकई में रहता था, क्या वाकई में 2019 के चुनाव में मुसलमानों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ दिखा? जो मोदी की स्कीमें थी, चाहे उज्ज्वला स्कीम की हम बात कर लें, किसान निधि की हम बात कर लें, इस तरह की जो भी स्कीमें हैं, क्या उसकी वजह से मुसलमानों का झुकाव भी बीजेपी की तरफ दिखा 2019 में? की बात नदीम जावेद, मेरा कांग्रेस का प्रवक्ता कहता था नेशनलिज्म के मुद्दे को सामने लाया। नेशनलिज्म की बात अगर होती है, मैंने मुझे एक सवाल का जवाब केवल संजय सर्राफ बात होगी, संजय सर्राफ की बात सुन लीजिए, रिएक्शन कर रहे हैं, संजय सर्राफ जी जवाब ले लीजिए। संजय सर्राफ से कहिए जी, अरे चूंकि पब्लिक मीटिंग नहीं है, टेलीविजन डिबेट है, इनको बताइए कि पब्लिक मीटिंग नहीं है, टेलीविजन डिबेट है, थोड़ा रैशनल बात। जी जी, कंटिन्यू। इन्होंने ये कहा पब्लिक मीटिंग कि रोजगार की बात की है, बस सिर्फ एक सवाल, डिबेट के लायक रह गए ना मेरे पब्लिक मीटिंग। हुजूर आप सुनिए, लोगों ने तो 45 साल में बेरोजगारी सबसे अपनी ऊंचे पायदान पर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद आपने पढ़ाई नहीं की होगी, थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। 45 साल में हिंदुस्तान में बेरोजगारी सबसे अपने ऊंचे पायदान पर है। दूसरी, आपकी मेहरबानी है, आपने जीएसटी और नोटबंदी कर दी, उसकी वजह से हिंदुस्तान में बेरोजगारी हो गई। भारत सरकार के आंकड़े बता रहा हूं, एनएसएसओ के, पढ़ के आया करिए। दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी ने
एक भी सवाल जीएसटी का, नोटबंदी का, रोजगार का उठाया? लगातार राष्ट्रवाद के नाम पर पाकिस्तान में चुनाव लड़ रहे थे। जनमानस की भावनाओं, एक भी सवाल उठाया क्या नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने? देश की जनता को भावनाओं को भड़काकर आपने जनादेश प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं देखिए, मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। जो बात जावेद नदीम ने कही, इस पर भी सवाल उठता है कि इस सरकार में, ठीक है, अपोजिशन लगातार कहता रहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, नोटबंदी, जीएसटी, इस तरह के इशू हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर इस तरह की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आती है, तारीखी जीत मिलती है, तो इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? ब्रेक के बाद प्रेम कुमार जैन साहब मैं आपके पास आऊंगा, रतन लाल गुप्ता साहब आपके पास भी मैं आऊंगा। 2014 की तरह 2019 में भी शानदार जीत दर्ज की है, लेकिन इस जीत के बाद जिस तरह से अवाम ने भरोसा जताया है नरेंद्र मोदी के इख्तिदार पर, नरेंद्र मोदी की शख्सियत पर, कहीं ना कहीं चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं ब्रेक के बाद प्रेम कुमार जैन साहब आपके पास ही आना चाहूंगा कि ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से नदीम जावेद गिना रहे थे कि इस सरकार में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, बहुत कुछ फेलियर इन्होंने गिनाए इस सरकार के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि 2014 से बड़ी जीत 2019 में। प्रेम कुमार जैन साहब, सर्वप्रथम इस जीत के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि जमहूरियत में जनता जनार्दन का जनादेश सरमाथे पे है। और मैं ये भी जानता हूं कि असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के बहुत रिश्तेदार होते हैं। उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास के लिए बात की थी, ये सबने देख लिया है कि ना सबका साथ मिला, ना सबका साथ तो मिल गया, लेकिन सबका विकास नहीं हो पाया। मैं यही चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो आज तक 2014 से कहते आए थे, जो कर नहीं पाए वो करें और जनता को दिखाएं कि मैंने सही किया। आज कल जिस तरह नतीजे आए, परिणाम लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह के परिणाम आएंगे। बहुत लोगों को मैंने ये बोलते सुना कि अब ईवीएम का नाम बदल के एवरी वोट टू मोदी रख देना चाहिए। और अगर मोदी साहब अगले 5 साल में अपने विकास और साथ को सबके साथ लेके नहीं चले, तो जैसा उन्होंने कल भाषण में कहा था कि हम 2 से दूसरी बार आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बार से फिर वो 2 पे आ जाएं। जहां तक बात ये प्रेम कुमार जैन साहब, देखिए ईवीएम का मसला हो या अपोजिशन लगातार कह रहा था कि इस बार बीजेपी की सरकार जा रही है, सिर्फ यह अपोजिशन की सोच थी प्रेम कुमार जैन साहब। सिर्फ इसे चंद्रबाबू नायडू साहब जैसे जो लीडर थे देश में फिरकर एक माहौल बना रहे थे। हालांकि सच्चाई उन्होंने नहीं जानी, हवा का रुख वो नहीं समझ पाए। 2014 से बड़ी जीत बीजेपी ने 2019 में हासिल की और अपोजिशन इस हवा को भांप नहीं पाया। प्रेम कुमार जैन साहब, और फिर आप ईवीएम पर ठीकरा अगर फोड़ लें तो अब आगे क्या कहा जाए? ना काम की बात साहब, वही क्या मैं आपको दोनों का जवाब दे दूं क्या? नहीं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं, नवीन जी आ रहा हूं। सफलता के बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, आज वो सफल हैं, हर आदमी उसकी बात मानेगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जनता को भी विश्वास नहीं था। कल जो परिणाम आए, मैंने अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं, मैं जनता की सुनी हुई बात कर रहा हूं, जो ये बोल रही थी कि अब ईवीएम का नाम एवरी वोट टू मोदी रखा जाए। लेकिन आज जो उन्होंने किया, मैं अब उनके सामने बहुत बड़े चैलेंज भी हैं कि सेक्शन 370 के ऊपर उन्होंने जो वायदा किया वो उनको करना है। राम जन्मभूमि पे आज तक 5 साल में उन्होंने टाल मटोल के अलावा कुछ भी नहीं किया। कर लेंगे। बेरोजगारी, किसान, जनता, जीएसटी से कारोबार परेशान है। सरकार, प्रेम कुमार जैन साहब, सरकार आवाम ने मौका दिया, सरकार काम नहीं करेंगे तो ये काम तो अपोजिशन का है, जिसमें पिछले 5 साल में अपोजिशन एक तरह से फेल रहा है। मैं नवीन जी आऊंगा, लेकिन उससे पहले रतन लाल गुप्ता जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रतन लाल गुप्ता जी, हमने देखा कि पिछला जो चुनाव है, ये पूरा चुनाव कश्मीर के 370, 35A पर एक तरह से लड़ा गया और ये सरकार बार बार यही कह रही थी कि 370 और 35A को हटाया जाएगा। अब वही सरकार एक बार फिर से सेंटर में आ गई है। गुप्ता जी,
देखिए साहब, ये 35A और 370 जो है, ये हटाने की तो बात ही नहीं है। ये तो इसका तो कश्मीर के अंदर आपने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ था कि साहब ये हटना नहीं चाहिए। और इसी वजह में आपने देखा कि हमने 3 सीटें लड़ी हैं जम्मू कश्मीर के अंदर और तीनों की तीनों सीटें जीती हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है हमारी। तो इससे ये साबित होता है कि आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप जो है, बीजेपी ने कश्मीर से लोग उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। जो आप कह रहे हैं, जो बीजेपी जो कह रही है, जो बीजेपी जी नहीं, बीजेपी ने जीती है। हमने तो यहां जो गठबंधन किया था ये कांग्रेस के खाते से गई है। हमें तीनों मिली थी, हमने तीनों जीत के दिखाई हैं। और जिस लहर की आप बात कर रहे हैं, हमारा पीर पंचाल के आगे ये लहर पहुंची नहीं है, तभी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 की 3 सीटें जीती हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई अपोजिशन ज्यादा सीटें नहीं निकाल रही है और मोदी साहब की लहर चलिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये बोलिए कि इसमें दोष किसका है? मैं ये समझता हूँ इसका दोष जो है अपोजिशन पे है। अपोजिशन गलत था क्या? देखिए महागठबंधन से नहीं, आप लहर की बात कर रहे हैं, आप लहर की बात जो कर रहे हैं, बीजेपी की लहर की, ये मैं समझता हूं कि अपोजिशन की कमजोरी की वजह से हुई है। मेरी पार्टी की लीडरशिप ने और मेरी पार्टी ने भरपूर कोशिश की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक महागठबंधन बनाया जाए। महागठबंधन बनाने की वजह से ये अपोजिशन पार्टियों की डिफरेंट उनकी अपनी एक मैसेज चलता रहा, उनका अपना एक सिस्टम चलता रहा। वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से महागठबंधन नहीं बन पाया। यही वजह है कि तेलंगाना के अंदर आप देख लीजिए, आप देखिए संजय सर्राफ साहब सुन लीजिए, संजय सर्राफ साहब सुन लीजिए। रतनलाल गुप्ता जी बात हो गई, लेकिन रतनलाल गुप्ता साहब जो बात करें, मैं उसका जवाब, मैं नवीन कुमार में आ रहा हूं। नवीन कुमार जी, मैं आ रहा हूं। नवीन कुमार जी, मुझे पता है आप लोग प्रचंड बहुमत के साथ हैं, आपके पास मटेरियल बोलने के लिए बहुत कुछ है नवीन साहब, लेकिन मैं नदीम जावेद साहब के पास जाना चाहूंगा। नदीम जावेद साहब, जो बात रतनलाल गुप्ता साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन की कमजोरी की वजह से 2019 में अपोजिशन को हार मिली है, अपोजिशन की कमजोरी की वजह से, क्या यही सच्चाई है नदीम साहब? बिल्कुल, अगर महागठबंधन बना होता बिल्कुल और अपोजिशन पार्टियों का ये जो वोट है, रतनलाल जी बात हो गई, रतनलाल जी बात हो गई, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप ही की बात जी कंटिन्यू कीजिए नदीम साहब। जो नदीम साहब देखिए बेंगलोर के अंदर मेरी लीडरशिप भाई आपने बहुत बुनियादी सवाल उठाया। रतनलाल साहब बात हो गई आपकी, वजह यही हुई गठबंधन सोनिया गांधी जी के साथ मायावती जी ने, ठीक है नदीम भाई बात कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जब इलेक्शन की बारी आई, साहब देखिए बुनियादी सवाल ये था कि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां से 80 लोकसभा की सीटें आती है। जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का आपस में अलायंस हो गया और जो उनका परसेंटेज ऑफ वोट था, वो परसेंटेज ऑफ वोट मिला के 2014 के लोकसभा के चुनाव के हिसाब से ज्यादा हो रहा था। और 2017 के लोक असेंबली इंतखाबात के बाद से भी अगर उसको जोड़ते हैं, समाजवादी और बीएसपी का वोट जो था आपस में, वो तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के आसपास था। तो एक तरह के एक आम राय सी बन गई थी। और यहां तक कि मैं भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों से भी बात करता था तो वो भी इस बात को मानते थे कि हां, उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल लड़ाई है। और ऐसा लगता था कि 45 से 50 सीटें अलायंस जीत जाएगा। कांग्रेस पार्टी को भी लगता था कि हम 5-7 सीटें तो कम से कम जीत जाएंगे। मैं एक स्पेकुलेशंस की बात कर रहा हूं कि यह हो सकता था। उसके बाद आप आइए, जो दूसरे रियासतें हैं, अभी हम राजस्थान जीते थे, मध्य प्रदेश जीते थे, छत्तीसगढ़ जीते थे, महाराष्ट्र में हमारे सिर्फ 6 एमपी थे आउट ऑफ 48। तो हमें यह लगता था कि इन राज्यों में हम आगे जाएंगे। तो अंदाजा यह था कि तकरीबन 60 सीटें दूसरी रियासतों से आएंगी। तो लग रहा था कि बीजेपी को तकरीबन 110 सीटों का नुकसान हो जाएगा। ये हम लोगों की भी समझदारी थी और बहुत सारा जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, मीडिया के लोग हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनकी भी ये समझ थी। लेकिन जिस तरह के नतीजे आए हैं, इसमें दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार परफॉर्म किया है। और मैंने पहले ही कहा था कि जमहूरियत में अवाम जो फैसला करती है वो सर माथे पर है। तमाम सियासी जमातों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को उस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसका वेलकम करना चाहिए कि अवाम का फैसला सबसे बड़ा है, उसको तस्लीम करते हैं। मगर अगर सवालों की बात होगी तो क्या अगर हम आप आज अपोजिशन में हैं और क्या अगर साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग
चुनाव जीतते हैं तो क्या हम ये कह दें कि नहीं साहब बाकी मुद्दे हाशिए पर चले गए? चूंकि साध्वी प्रज्ञा जीत गई इसलिए मोदी जी की जो प्रत्याशी है और अब सांसद हो गई है, उन्होंने जो कहा था गोडसे के बारे में वो सच्चा साबित हो गया क्योंकि वो लोकसभा के सदस्य हो गई। ऐसा नहीं होता। जो बुनियादी सवाल है वो जिंदा रहेंगे। कांग्रेस पार्टी एक जिंदा पार्टी की तरह और एक और मजबूत ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल में इस लड़ाई को जिम्मेदारी से लड़ती रहेगी। अवाम के सवाल को उठाना हमारा आईनी हक भी है और हमारा फर्ज भी है कि हम अवाम के सवाल को उठाते रहे। हाँ, बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है नवीन कुमार जी, ठीक है नवीन कुमार जी, बहुत देर से राहुल गांधी ने मुबारकबाद दे दिया, पूरी पार्टी ने मुबारकबाद दे दिया। ठीक है नवीन कुमार जी, ठीक है आपका रिएक्शन ले लेता हूं जी। नवीन कुमार जी देखिए, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है अबू भाई, क्योंकि मुझे चिल्ला चिल्ली नहीं करनी। बहुत 3-4 महीने बहुत हो गया चिल्ला चिल्ली का काम। मेरा ये कहना है कि अगर देश में महंगाई थी, अगर आज विपक्ष ये कह रहा है कि महंगाई पर चर्चा नहीं हुई, तो ये तमाम विपक्षी दल के मुंह पर किसने टेप लगाई थी कि वो कहे महंगाई हुई और देश की जनता के सामने जाएं? बिल्कुल सही बात, हकीकत बिल्कुल सही बात जी। कि महंगाई जो 10% जो 18% था वो उसका वो 4% रह गया। महंगाई पहले से यूपी की सरकार से हमारी बहुत कम, बहुत निचले स्तर पर ले आए। महंगाई नहीं है, लेकिन क्योंकि सच्चाई जानते थे, इन्होंने किसी ने मुद्दा नहीं उठाया कि महंगाई है। अगर इनके मुंह पे तो हमने टेप लगाया नहीं था। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जाकर के बार बार हमने कहा कि हम राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात लेकर के आए। भाई वो लेकर के इसलिए आए जब आप कहने लगे कि वहां पे हमारी सेना गई, पेड़ गिरा करके आ गई। वो सिद्धू को क्यों नहीं निकाला आपने अपनी पार्टी से, जिसने कहा प्रधानमंत्री को नीचे बाहर निकल? अरे सेना के नाम पे वोट मांगा है आपने क्यों? प्रधानमंत्री ने सेना के नाम पे वोट मांगा भाई। उन्होंने कहा, अरे चुप सुन लीजिए प्लीज, मैं आपके बीच में बोला नहीं, थोड़ी सी तो शालीनता रखो भाई, चुनाव खत्म हो गया, क्यों प्रचार में लगे हो? मेरा ये कहना है कि आपने मुझे नदीम भाई ये बता दीजिए, जब आप झूठ बोलेंगे तो मुझे सच्ची बात कहनी मांगने के लिए। अरे आप तो लगातार झूठ बोले, तो मैंने कुछ बोला क्या? आप सुन लीजिए, सच्चाई सुन लीजिए, परेशान मत होइए ना। हार की चटपटाहट समझ सकता हूँ, पीड़ा है। अच्छा गुस्सा मत होइए, बोलिए, गुस्सा मत होइए। हाँ, वो आपके कर्म में, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं साहब। अरे भाई इतना गुस्सा ठीक नहीं है स्वामी, मुझे गुस्सा आता ही नहीं। अच्छी बात है, मुझे इसको गुस्सा मानिए, अच्छी बात है। टेलीविजन की फुटेज मत कहिए नदीम भाई। मेरा कहना यह है कि इस आतंकवादियों के मारे जाने के सबूत मांगते रहे आप समय लगातार। आपने जगह, आप जब सैनिकों का, सेना का अपमान करने वाले आपके साथ हो, आपके सहयोगी हो, ये कहते हो कि बालाकोट में अंदर जो सैनिकों को मरवाया मोदी ने मरवाया, जब आपका एक सहयोगी खड़ा होकर के, आपका आज भी यहाँ पर है, आपके यूपीए का साथी, वहां कहता हो देश में 2 प्रधानमंत्री होने चाहिए, आपने जवान पे ताला लगा दिया। आप ये सब के सब लोग ठीक है। आप भगवा आतंकवाद की बात का अगर करते हैं, जिसने भगवा आतंकवाद का नैरेटिव पैदा किया दिग्विजय सिंह, उसको आपने चुनाव लड़ाया, वो सच्चा हो गया, सच्चा साबित हो गया। उसके बाद आप दूसरों की बात कर रहे हैं। देश की जनता के जनादेश का सम्मान करना सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि 5 वर्षों में अगर आपने सकारात्मक राजनीति की होती तो आज आप जो आप अर्श पे चले थे और फर्श पे आकर के गिरे हो, वो नहीं होता। आने वाले समय में भी यही होगा अगर अहंकार। राहुल गांधी बताइए, जो सीट कभी हारी नहीं अमेठी, आज कांग्रेस वहां से अपने परमानेंट मकान से निकल के किराए पे चलेगी वायनाड में। ये स्थिति है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने देश के हर समाज के वर्गों के लिए काम किया है। हिंदू मुस्लिम करने का काम आप जब कहेंगे तो हमें रिएक्ट करना नदीम, मैं सिर्फ 20 सेकंड दूंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है 20 सेकंड में आप रिएक्शन देना चाह रहे हैं तो दीजिए। 20 सेकंड में दे रहा हूं नदीम जावेद साहब, मुझे फिर ब्रेक पर जाना है। दो छोटी छोटी बातें। नंबर एक ये कि लोकसभा का चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, इंदिरा जी भी हारी थी, राहुल जी भी हारे हैं। तो लोकतंत्र की खासियत यही है, कोई जीतता है कोई हारता है। हमने स्मृति ईरानी जी को मुबारकबाद कल दे दिया है, हम आगे लड़ाई जारी रखेंगे। अब दूसरी बात पर आ जाइए। बार बार शहीदों की आप बात करते हैं, आप शहीदों के ठेकेदार हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा शहादत दी है। हमारी टॉप लीडरशिप महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, शहीदों के भी ठेकेदार हैं, गरीबी के भी ठेकेदार हैं। हिंदुस्तान के शहीदों को अपना शहीद बताओगे, लाने वाले हमारे शहीद ठेकेदार हो आप शहादत के, हम ठेकेदार हैं, आप शहादत के ठेकेदार हो। एक भाजपा का नेता बताइए, एक भाजपा का नेता बताइए, एक भाजपा का। अरे अंग्रेजों के साथ मिलकर देश के साथ गद्दारी करने वाले राष्ट्रवाद के ठेकेदार आप राष्ट्रवादी, आप नकली हो फर्जी हो, नकली और फर्जी राष्ट्रवादियों, नकली और फर्जी राष्ट्रवादियों, नकली और फर्जी राष्ट्रवादियों, झूठे राष्ट्रवादियों, देश के लोगों को धोखा देने वाले हो। राष्ट्रवाद
नकली राष्ट्रवाद, आप तो केवल- फर्जी आप तो राष्ट्रवाद, केवल- फर्जी अब और हम नकली नकली राष्ट्रवाद। ठीक है देश की मुझे एक और छोटे ब्रेक पर जाना है, एक और छोटे से ब्रेक पर जाना है मुझे, देश की जनता एक और छोटे से ब्रेक पर जाना। जनता लेकिन जो बात नवीन जी कह रहे थे कि सरकार की तरफ से अपोजिशन को बहुत से मौके मिले, बहुत से मुद्दे मिले जिस पर अपोजिशन सरकार को घेर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अपोजिशन की कमजोरी की वजह से अपोजिशन सरकार को नहीं घेर सका। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। तो शानदार जीत के बाद अब उम्मीद यही की जा रही कि आने वाले 5 सालों में पीएम मोदी और कमाल करेंगे और वाकई में क्या अब राष्ट्रवाद का जो वादा है वो पूरा होगा। इसके अलावा जो दूसरे इश्यूज जिन पर अब चुनाव लड़ा गया है, क्या मोदी सरकार को एक और मौका आवाम ने दिया है, तो आवाम के भरोसों पर एक तरह से खरे उतरेंगे पीएम मोदी। इसी पर हम लगातार बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद नीलेश भोसले जी आपके पास आना चाहूंगा। क्या वाकई में बहुत पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए, नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी या इस तरह के बहुत से इश्यूज अपोजिशन उठाता रहा, लेकिन जितनी शिद्दत के साथ, जितने बड़े पैमाने पर इन इश्यूज को अपोजिशन को उठाना चाहिए था, अपोजिशन उसमें कहीं ना कहीं फेल हुआ। और वही बात नवीन कुमार जी भी बता रहे हैं कि मौके कई मिले लेकिन अपोजिशन उसे भुना नहीं पाया। देखिए, ऑपोजिशन ने समय समय पे बात की, ऑपोजिशन ने महंगाई की बात की, ऑपोजिशन ने बेरोजगारी की बात की, ऑपोजिशन ने युवा के हुनर विकास की बात की, लेकिन बड़े दुर्दैव के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी या बीजेपी की सरकार को जिस प्रकार से उसको महत्व देना चाहिए था वो महत्व दिया नहीं गया। कल मैं मोदी जी का भाषण सुन रहा था। मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि 5 साल में ऑपोजिशन की तरफ से ऐसे कोई विषय नहीं आए, महंगाई पे बात नहीं हुई या बेरोजगारी पे बात नहीं हुई। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, पिछले 5 साल लगातार हम लोग इस विषय पे बात किए जा रहे थे, लेकिन मोदी जी की तरफ से एक उनका जो ट्रेंड चलता है, नेजिस्ट फॉर्म में जो ट्रेंड चलता है या हिटलरवादी विचारधारा की तरफ से जो ट्रेंड चलता है, उस ट्रेंड के माध्यम से उन्होंने अपनी एक नीति बनाई रखी थी। ये नीति क्या थी? तो उन्होंने अमित शाह जी के माध्यम से कुछ ऐसे लोग जमा कर दिए थे जो लगातार बड़ी ताकत के साथ लोगों के बीच में जा जाके झूठ बोल रहे थे। और एक ही झूठ अगर 100 लोग अलग अलग जगह से बोलते हैं तो लोगों को भी वो झूठ सच लगने लगता है। यही हाल इस देश की जनता का हुआ। तो एक कामयाबी है, ये भी एक कामयाबी है, गुरु जी जो थे हिटलर के, ये भी एक कामयाबी है जिसे अपोजिशन नहीं समझ पाया। ये अपोजिशन के पास उसका कोई जवाब नहीं था, अपोजिशन के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। देखिए, झूठ बोल के कामयाबी मिलना या झूठ बोल के कामयाबी हासिल करना, ये कांग्रेस या हमारे सहयोगियों का काम नहीं है। देश की जनता जानती है, उनको गालियां मत दीजिए प्लीज। देश की जनता के झूठ बोल के लोगों को संभ्रमित करना। बीजेपी ने क्या किया या हिटलरवादी विचारधारा के माध्यम से, जैसे उन्होंने वहां पे देश के नाम पे एक लोगों को गुमराह करने का काम किया था, बस वही आइडियोलॉजी लेके बीजेपी इस बार काम कर रही थी। और बीजेपी क्या कर रही थी? अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ जाति धर्म के नाम पे लोगों को आवाम भी समझती है। नीलेश जी, ये सारी बातें जो आप कर रही है आवाम भी समझती है। आवाम ने ही मौका दिया है, आवाम ने ही मौका दिया और आवाम ने ही आप लोगों को अपोजिशन में बिठाला है। आवाम सब समझती है। संजय सर्राफ जी, संजय सर्राफ जी, जो ये यूज कर रहे हैं, मैं इन्हीं की लैंग्वेज के हिसाब से जवाब दे दूंगा। 2014 ठीक है, संजय सर्राफ जी, चुनाव जब हम विश्लेषण करने के लिए, अगर आप बात ही नहीं करना देना चाहते, अगर आप बात हमारी छुपा देना चाहते, जिन्होंने कभी जिंदगी भर क्रिकेट का बैट नहीं उठाया, बात तो करने वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ठीक है। नीलेश भोसले जी, बात हो गया, जवाब सुन लीजिए। हमारी बात ही जिन्होंने जिंदगी पर कभी बैट नहीं देखा, बॉल नहीं देखी और वो बीसीसीआई पूरा जिंदगी भर चलाते रहे क्योंकि उसमें पैसा था। इन्होंने ठीक है। संजय सराफ मैं आ रहा हूं। संजय सराफ जी, संजय सराफ में आ रहा हूं। संजय सराफ, नीलेश भोसले जल्दी से बात पूरी कीजिए। अब डिबेट में इतना टाइम नहीं दिया जाता है। हमारे पवार साहब ने 10 साल जब किसान मंत्री थे, जब सबसे ज्यादा वो पता है, आप देखिए कितने किसानों ने फांसी दे दी, राज्य में किया, किसान मंत्री के फांसी दे दी आपके एरिया में, तभी तो आज उनकी बेटी हार गई कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या नहीं करना चाहिए। आप यही काम करेंगे, गोबेल गुरु जी के जाके पैर पड़ेंगे। हम ये जानते हैं एलजीपी के 4-5 सीटें आए हैं, आपको 2-4 मंत्रिमंडल चाहिए, इसलिए उनकी
करने का काम नहीं कीजिए। एलजीपी को हम जब मानते थे, जब वहां पे दलित समाज के लोगों को साथ में ले जाने का काम रामविलास पासवान जी करते थे, हम तब हम उनका रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज एलजीपी के नेता इस प्रकार से बात कर रहे होंगे कि पवार साहब ने क्या किया, तो पवार साहब ने 10 साल के किसान मिनिस्टर जब थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जब थे, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने का काम किया। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अगर इस देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का हुआ होगा तो पवार साहब के कार्यकाल में हुआ। मुद्दे से भटके मत, मुद्दे से भटके मत, मुद्दे से भटके मत। ठीक है, मैं प्रेम कुमार को ज्यादा आपके नेता को मंत्रिमंडल दे दिया जाएगा। ठीक है, बात हो गई, नीलेश घोष की बात हो गई, संजय सराफ की बात हो गई, संजय सराफ जी बात हो गई, मैं फिर ऑडियो डाउन करा दूंगा। अब खामोश हो जाइए आप लोग, खामोश हो जाइए, दूसरे को मौका दीजिए, अब दूसरे को मौका दीजिए। मैं प्रेम कुमार जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार नायडू साहब इत्तेहाद की और अलायंस की बात कर रहे थे, बार बार दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में ही अगर कांग्रेस का और टीडीपी का हम देखते हैं कि अलायंस नहीं हो पाया। अगर दोनों यहां पर साथ आते तो शायद बीजेपी का मुकाबला कर सकते थे, यहां पर वाईएसआरसीपी उसका मुकाबला किया जा सकता था। लेकिन आप लोग बात तो इत्तेहाद की करते रहे और अलग अलग खड़े रहे। देखिए, हमारा प्रयास हमेशा आंध्र की जनता के लिए किया गया था, आंध्र के फायदे के लिए किया गया था। हर राज्य की अपनी अपनी आवश्यकता के हिसाब से गठबंधन तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर गठबंधन को उस राज्य के अंदर सम्मिलित किया जा सके। हमारी आंध्र की जो आवश्यकता थी, हमने बार बार उसी के लिए प्रयास किया। माननीय नरेंद्र मोदी साहब हमें बार बार आंध्र की जनता को धोखा देते रहे, उन्होंने आंध्र के एक वायदे को पूरा नहीं किया। हमारा सिर्फ और शायद हम ये बात पूरी तरह जनता को पहुंचाने में असफल रहे, जिसकी वजह से हमको हार हुई। लेकिन क्लियर कर दीजिए वो किसके साथ है और किसके साथ है और फ्यूचर में किसके साथ जाएंगे। अरे सर, आप तो राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करते हैं, कम से कम साध्वी प्रज्ञा का तो जवाब दीजिए जो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहती है। कल प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा। अरे दिल से माफ नहीं करेंगे, दल से तो साफ करेंगे। वो तो करके दिखाइए आप दल से साफ। आप सिर्फ बोलने में ही माहिर है, आप दूसरे की भी सुनिए। टीडीपी के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, मैं कहता हूं दल से तो साफ करिए उसको। अब आज वो पार्लियामेंट में साफ हो गए, उनको वहां से एक सीट भी नहीं मिली। वो पूरा देश घूम रहे थे संगठन बनाने की और पूरे देश को बोल रहे थे कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, महागठबंधन बनाएंगे। अरे आपको पूरा ज्ञान ही नहीं है। असेंबली में आज भी 23 सीट मिली है और लोकसभा में 3 सीट मिली है, आप बोल रहे हैं एक भी सीट नहीं मिली। आप पहले अपना जनरल नॉलेज बढ़ा के आइए। ठीक है, मैं रतनलाल गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता साहब नहीं मिली, ठीक है, बात हो गई। संजय सराफ जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन अगली बार साफ भी कर देगी। संजय सराफ जी, जैन साहब बात हो गई। रतनलाल साहब, जो पूरा चुनाव जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के अलावा भी अगर हम देखा जाए, बीजेपी ने 370 और 35A पर लड़ा और जम्मू कश्मीर में भी इसी पर पूरे चुनाव में बात होती रही। लेकिन एक बार फिर एनसी की शानदार जीत हुई है और एनसी लगातार ये कहती रही है कि 370 और 35A पर वो उसके साथ है। यानी अब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामना अब सेंटर से होगा आने वाले दिनों में इस इशू पर। बिल्कुल, नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए पूरा लड़ेगी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौकूफ है कि ये नहीं हटने चाहिए और इसका साबित कर दिया। घाटी के अंदर 3 की 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीती है, लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। लेकिन सवाल इस वक्त ये नहीं है, सवाल इस वक्त ये है कि इस मुल्क को हमने आगे कैसे ले जाना है। जो एक सत्ता हमें मिली है, देखिए हम पूरा सम्मान इस मैंडेट का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और मैंडेट का सम्मान करने का यही मतलब है कि हम इस देश को और जो परेशानियां हैं उससे कैसे निकला जाए, उससे कैसे दूर किया जाए, गुर्बत से कैसे निकला जाए। और पिछले जो सरकार के वायदे थे वो कितने पूरे हुए हैं? कोई पूरा नहीं हुआ है, वहां के वहीं पड़े हुए हैं। महंगाई की बात थी या दूसरे, आप कह रहे हैं अपोजिशन ने पिछली बार सरकार को घेरा नहीं, हर मौके पे और पार्लियामेंट के अंदर
मैं समझता हूं कि अपोजिशन ने बेहतरीन रोल अदा किया और पॉजिटिव लाइनों पे रोल अदा किया। अब भी हम पूरी उम्मीद करते हैं, हमारे 3 जो साथी यहां से जा रहे हैं जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के, पार्लियामेंट के अंदर एक अच्छा रोल देंगे, पॉजिटिव रोल देंगे और इस मुल्क की जो उलझने हैं, जो इस मुल्क की परेशानी है, कांग्रेस को गुर्बत को दूर करने की लगा, लेकिन इस बार यूपी से उम्मीद की जा रही थी। जिस तरह से प्रियंका गांधी को चुनाव से पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लग रहा था कि प्रियंका फैक्टर कांग्रेस के लिए काम करेगा, लेकिन वो भी नाकाम हुई। देखिए, प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मजबूत ताकत उत्तर प्रदेश में मिली। कई सारी सीटों पर हमें वोट अच्छा मिला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरह का अलायंस समाजवादी पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी के साथ था और एक तरफ बीजेपी थी, तो मैं चुनाव में खुद बहुत घूम रहा था। मैं ये देख रहा था कि चुनाव से 2 दिन पहले हालात ऐसे हो रहे थे कि पूरा डिवीजन हो जा रहा था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और उनके विचार के लोग एक साथ खड़े थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे। उनको लगता था कि महागठबंधन एक मजबूत ताकत है। तो कांग्रेस पार्टी को जो लोग वोट देना भी चाहते थे, वो 1 रात पहले या 2 रात पहले माहौल ऐसा बन जाता था कि काफी वोट शिफ्ट हो गया अलायंस के साथ। तो इसलिए हमारी जो लड़ाई तो कांग्रेस वो माहौल नहीं बना पाई। कांग्रेस जो माहौल बीजेपी बनाई वो माहौल कांग्रेस नहीं बना पाई। हालांकि कांग्रेस का जोर भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ था नदीम साहब, अब इसे तो मानना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं सुनिए, कांग्रेस माहौल नहीं बना पाई, कांग्रेस नहीं माहौल बना पाई, ठीक है आपका सवाल, लेकिन मैं एक जवाब इसमें दे दूं कि अभी चंद महीने पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े दुर्ग थे, बड़े किले थे। वहां भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने ही शिकस्त दी और कांग्रेस पार्टी की वहां रियासत में सरकार आई। लेकिन मैं जो बुनियादी सवाल उठा रहा हूं वो ये है कि लड़ाई इस बात की थी कि 31% बनाम 69% चुनाव होगा और कोशिश अपोजिशन की ये हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर जगह एक ही कैंडिडेट आए। इस बात को भी हम तस्लीम करते हैं कि अगर आज नरेंद्र मोदी जी की इतनी बड़ी फतेह हुई है तो उसमें 2 राय नहीं कि जो अपोजिशन की पार्टियां थी वो अगर ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा मुस्तहकम होकर लड़ाई लड़ती तो शायद ये लड़ाई ज्यादा धारदार होती और उसके नतीजे कुछ और होते। ठीक है, इसलिए ठीक है, मैं समझता हूं अगर नरेंद्र मोदी, नवीन कुमार जी, चैलेंजेस बहुत है, चैलेंजेस बहुत है। 5 साल में पीएम मोदी के सामने बहुत चैलेंजेस होंगे, क्योंकि 2014 से ज्यादा 2019 में लोगों ने भरोसा जताया है आप में। चैलेंजेस बहुत होंगे। बिल्कुल, वो चैलेंज तो है ही। हम तो पहले भी 28 बार अग्नि परीक्षा दिए हैं, अब पिछले 5 वर्षों में आगे भी देते रहेंगे, तब करके सोना ही कुंदन बनता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, नदीम साहब अपना थोड़ा सा ज्ञानी व्यक्ति हैं, बस मुझे लगता है कि अपडेशन का पेपर छोड़ा है। 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को 51 से 56% वोट मिला है 17 राज्यों में। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे तमाम अपोजिशन के दल मिल जाते तो भी भाजपा से नीचे कम थे उनके वोट। लोगों ने, आम जनता ने भाजपा को चुना है, तमाम विपक्षी दलों को नकारा है। दूसरी बात, 21 राज्यों में इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी को मिला करके उसमें इनका खाता नहीं खुला, 0 रहा है, 0 कांग्रेस का खाता 0। उसके बाद आप कहते हैं कि हमने जो है हमारे अंदर हम में कमी रही है, हम मुद्दे नहीं बना पाए। मुद्दा बनाना आपका काम है। सकारात्मक राजनीति करते तो आपके पास मुद्दे होते, लेकिन आपने कभी नहीं करी और अभी भी आप वही कर रहे हो। मेरा कहना यह है कि आप सामंतवादी और अहंकार की राजनीति को छोड़िए। आप मानिए कि आपने विपक्ष में काम करना है। 5 वर्षों तक कांग्रेस और उसके साथी ये सोच करके देश में काम करते रहे जैसे कि अभी भी वो सत्ता में है और उनका सत्ता में रहना जन्मसिद्ध अधिकार है, कोई और पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं सकती। तीसरी बात, मैं फिर कहना चाहता हूं, देश में महंगाई पहले से बहुत कम हुई। देश के नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है कि कांग्रेस को अपोजिशन पार्टियों का वो सोचना होगा कि आगे की रणनीति हो। अब जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी आने वाली सरकार पर है और जो नारा है सरकार का कि सबका साथ सबका विकास, उस पर भी सरकार को खरा उतरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम जावेद साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, नवीन कुमार जैन साहब, संजय सर्राफ साहब, प्रेम कुमार जैन साहब, एडवोकेट नीलेश भोसले जी और रतन लाल गुप्ता साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।